थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन का मतलब यहाँ पे हम लोग साफ साफ समझेंगे। प्रोडक्शन का मतलब होता है कन्वर्टिंग एनी काइंड ऑफ रॉ मटेरियल इनटू एनी काइंड ऑफ फिनिश गुड्स। हर एक पर्टिकुलर फिनिश गुड्स बनाने के लिए देर आर रॉ मटेरियल्स दैट वी नीड एंड देर आर अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसे हम लोग यूज़ करते हैं टू कन्वर्ट आवर रॉ मटेरियल इनटू यूजेबल फिनिश्ड गुड्स। यहाँ किताब में हम लोग देखते हैं, लेट अस सी व्हाट इज़ एक्चुअली रिटन एज द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन। Generally, production means a process to change the raw materials into final goods or finished goods. But in economics, making of the goods or creation of goods, material and immaterial, for the purpose of selling them in the market is called production. प्रोडक्शन का जनरली मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पे क्या समझाना चाहता है कि अगर हम लोग कोई भी सामान को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं और उसमें अगर थोड़ी सी भी यूटिलिटी है तो उसे हम लोग प्रोडक्शन कहेंगे। लेकिन फ्रॉम इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू प्रोडक्शन हम लोग उसी प्रोसेस को कह सकते हैं वेयर द प्रोडक्ट दैट वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग हैव सम मॉनिटरी वैल्यू एंड विच कैन बी सोल्ड इन द मार्केट, जिसे हम लोग सेलर्स को भेजेंगे और वो कस्टमर्स को वापस से सेल करेगा। देन ओनली वी कैन कॉल इट प्रोडक्शन। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में देर आर मेनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्राइमरीली खाली 4 ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो हेल्प करते हैं हमें कोई भी सामान को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए। सबसे पहले यूजुअली क्या होता है, यूजुअली हमारे पास लैंड, L फॉर लैंड, L फॉर लेबर, C फॉर कैपिटल, O for organization. तो LLCO. These are the 4 factors of production that we usually use in the process of production. हम लोग एक एक करके समझेंगे लैंड का मतलब क्या है। लैंड का मतलब खाली ज़मीन नहीं होती है, बाय द वे, ठीक है। लैंड का मतलब खाली ज़मीन नहीं होती है, क्या होता है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे लैंड इन कॉमन यूसेज is soil or surface of the earth. As a factor of production, it refers to all natural resources like forest, water, climate, minerals, etc. It mainly supplies food to people, provides space for work, and supplies raw material to industry. So land covers everything. जो भी हमें नेचर से मिलता है, whatever is available to us free of cost, whatever which is available to us from the nature without investing any money, वो हम उसे लैंड कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ फ्री में मिलेगा। आप अगर ऑफिस सेटअप करते हैं सो देयर विल बी अ स्पेस का खर्चा। मतलब आप ऑफिस सेटअप करते हैं तो आपको ऑफिस का रेंट देना पड़ेगा, या फिर आप ऑफिस खरीदेंगे, या फिर आप कोई भी काम करो आपको जो जगह का खर्चा देना पड़ता है वो लैंड के अंडर में आता है। मेरा कहने का ये मतलब है कि नेचर हमें कोई भी पैसा चार्ज नहीं करता ये चीज़ें अवेलेबल करवाने के लिए। मतलब नेचर को, एक ज़मीन को हमें पैसे नहीं देने पड़ते हैं। हाँ, ज़मीन किसी मालिक का है, वो मालिक हमें पैसे चार्ज करता है। एनीवेज वो डिफरेंट टॉपिक हो जाता है हमारे लिए पूरी तरह से। लैंड का मतलब हो गया जो भी चीज़ मुफ्त में मिलता है नेचर से वो हम लैंड कहते हैं। यहाँ पे देर आर सर्टेन कैटेगरीज जिसमें साफ साफ बताया हुआ है क्या क्या है। जैसे पहला यहाँ पे देखो गिफ्ट ऑफ नेचर है, ठीक है। पहला यहाँ पे गिफ्ट ऑफ नेचर है। गिफ्ट ऑफ नेचर में बहुत कुछ आ जाता है ना, लैंड डिपॉजिट, मिनरल्स हो गए, ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो तो है नहीं हमारे लिए कोई भी गिफ्ट, लेकिन लैंड जो है वो एक गिफ्ट ऑफ नेचर है जिसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। नेचुरल रिसोर्स जो है ये हमेशा लिमिटेड इन सप्लाई होता है। इसको हम लोग, जैसे कोल जो है वो लैंड के अंडर में आएगा। डेफिनेटली लैंड के अंडर में रॉ मटेरियल्स भी आती है। Whatever raw materials we are using for the purpose of conversion of raw material into finished goods, that raw material also includes under the land category. Immobile factor. Land cannot be moved from one place to another like any other factor. However, its ownership can be transferred. मैंने कहा ना कि लैंड जो है वो तो नेचर हमें कोई भी पैसा नहीं चार्ज करता। हम जब हवा
से सांस लेते हैं तो हमें नेचर को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है कि आप ऑक्सीजन ले रहे हैं आपको टैक्स देना पड़ेगा। हम जब नदी के पानी को यूज़ करते हैं तो हमें किसी को पैसे नहीं देने पड़ते बिकॉज दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन हाँ, जब वो पानी कोई सरकार ले लेती है और लेके जब हमें पीने का पानी मुहैया कराती है या फिर सप्लाई करती है तो फिर वो हमें पैसे देने पड़ते हैं। उसी तरह से नेचर से ही इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है और वही इलेक्ट्रिसिटी जब हम यूज़ करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज़ को पैसे देने पड़ते हैं। उसी तरह से अगर ज़मीन कोई भी ओनर खरीदता है, किसी के पास है और वो अगर हमें वो प्रोवाइड करता है फॉर यूजिंग इट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस तो फिर हमें उसे रेंटल कॉस्ट देना पड़ता है। सो लैंड जो है वो कभी भी मूव नहीं कर सकता। इमोबाइल, मोबाइल का मतलब है मूव कर जाना, इमोबाइल का मतलब है मूव नहीं कर पाना। सो लैंड नहीं मूव कर सकता लेकिन उसका ओनरशिप मूव कर सकता है। हो सकता है कि आज बंगाल में जो ज़मीन है उसका मालिक हो सकता है आज बंगाली है, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि बंगाल का जो ओनर है, जो ज़मीन का मालिक था, ही सोल्ड दैट प्रॉपर्टी टू समबडी इन अमेरिका। ठीक है इंडियन लेकिन अमेरिका में रहता है। तो ओनरशिप कैन चेंज, ओनरशिप कैन मूव बट द प्रॉपर्टी कैन नॉट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डिमिनिशिंग रिटर्न्स। डिमिनिशिंग रिटर्न्स का मतलब क्या है? लैंड क्योंकि लिमिटेड कैपेसिटी में है तो जब हम लोग उसमें खेती करते हैं, जब लैंड में हम लोग खेती करते हैं उस सिचुएशन में क्या होता है कि पहले साल में उसका प्रोडक्शन कैपेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। धीरे 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 क्या होता है कि वो ज़मीन का कैपेसिटी टू प्रोवाइड अस दी प्रोडक्शन वो घटते रहता है। क्यों? इंक्रीज्ड यूसेज ऑफ सॉइल रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ये तो हम लोगों ने पहले देखा ही है, बचपन के क्लासेस में ये साफ साफ पढ़ाया जाता था कि जैसे जैसे हम लोग खेती करते हैं तो उसका जो है फर्टिलिटी घटते रहता है और प्रोडक्शन कैपेसिटी घट जाता है। सो वी हैव टू गिव दैट लैंड सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम टू रीगेन दैट फर्टिलिटी। ठीक है, उसमें वापस कुछ ट्रीटमेंट करवाया जाता है उस लैंड में टू रीगेन दैट फर्टिलिटी। नहीं तो उसे बंजर जमीन हम लोग कहते हैं जहाँ पे हम लोग कुछ यूज़ नहीं कर सकते अपार्ट फ्रॉम क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, अपार्ट फ्रॉम क्रिएटिंग रोड्स, ब्रिजेस या फिर मॉल्स तैयार कर लिए, फैक्ट्री डाल लिए, दैट इज डिफरेंट थिंग। नाउ तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स का मतलब वही है कि धीरे 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 उसका जो रिटर्न है, जो प्रोडक्शन होती थी वो डिमिनिश करते रहेगी। लैंड डिफर्स इन फर्टिलिटी, ये भी मैंने बता ही दिया, दोनों पॉइंट एक साथ बता दिया मैंने कि लैंड डिफर्स इन फर्टिलिटी का मतलब क्या है कि सारे काइंड ऑफ लैंड आर नॉट सिमिलर। ऑल काइंड्स ऑफ लैंड आर डेफिनेटली नॉट सिमिलर। सबका प्रोडक्शन कैपेबिलिटी जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, द सेकेंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लेबर। लेबर का मतलब क्या हो गया? फॉर ओनली फिजिकल लेबर। इन इकोनॉमिक्स लेबर मीन्स फिजिकल एज वेल एज मेंटल सर्विस engaged in the production to earn income. Classical economists and Karl Marx have considered labor as the sole factor of production. Definitely, without labor, without इंसान, है ना, आप कोई भी रॉ मटेरियल को हिला भी नहीं सकते हैं, कोई भी रॉ मटेरियल को आप कुछ नहीं कर सकते हैं। You need people, you need their efforts to convert those raw material into finished goods. Now यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि लेबर जो है, पहले जब भी हम लोग कोई भी लेबर का नाम लेते हैं ना, ऐसे लेबर जब हम लोग बोलते हैं इसका दिमाग में आता है कि एक आदमी एक फिजिकल लेबर का काम कर रहा है, कुछ उठा रहा है, कुछ सामान को इधर से उधर लेके जा रहा है, किसी चीज़ में वो मैनुअल लेबर प्रोवाइड कर रहा है। But in actual sense, in economical sense, labor means everyone who is using mental effort, वो भी labor है organization में। Who is using physical effort, वो भी labor है एक organization में। मतलब एक director को भी हम लोग labor के category में डालेंगे in economics, and एक worker को भी हम लोग एक labor के category में डालेंगे in economics। ठीक है, so labor means people who are putting their physical and mental effort in
the organization who are helping the raw materials and other factors of production to convert that raw material into finished goods. Now यहाँ पे कुछ फीचर्स ऑफ लेबर दिया हुआ है, जैसे लेबर इज इनसेपरेबल. डेफिनेटली लेबर जो है वो इनसेपरेबल है. आप लेबर को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में सेपरेट नहीं कर सकते हैं, एकदम भी नहीं कर सकते. हो सकता है कि आपके पास लैंड तो होना ही पड़ेगा. आप कहीं से तो ऑपरेट करेंगे, कहीं पे तो आप बैठेंगे. जहाँ भी आप काम करेंगे, आप बिस्तर में बैठ के काम कर रहे हैं, आप चेयर में बैठ के काम कर रहे हैं, आप कुर्सी में, आप कहीं पर भी, आप गाड़ी में बैठ के काम कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं उसे आप लैंड का कैटेगरी में डालेंगे. लेबर का मतलब हो गया, लेबर आप अपने आप को भी कहेंगे, क्योंकि आपने काम शुरू किया है. आप जब वो काम को कर रहे हैं तो आप अपना मेंटल एज वेल एज फिजिकल लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड दैट इज कंसिडर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ लेबर. सो लेबर जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस में इनसेपरेबल है. आप कभी भी लेबर के बिना नहीं सोच सकते. लेबर इज पेरिशेबल. पेरिशेबल का मतलब क्या होता है ना, पेरिशेबल का मतलब हम लोग कहते हैं कि जो नेचर से मिलता है, फल सब्जी वगैरह, ये सब पेरिशेबल इन नेचर होता है. मतलब उनका जो लाइफ होता है ना वो बहुत शॉर्ट टर्म होता है. उनका लाइफ बहुत शॉर्ट टर्म होता है. मतलब आज जो सब्जी मार्केट में अवेलेबल है वो सब्जी कल नहीं चलेगी, कल तक वो खराब हो जाएगा, एंड इट विल बी अनयूजेबल. इट विल हैव नो क्वालिटी लेफ्ट, है ना. सो जो लेबर है वो भी पेरिशेबल इन नेचर होता है. इसीलिए देखना, लेबर को हर दिन काम करना पड़ता है. हमें जो है हर दिन दफ्तर जाके काम करना पड़ता है. जो मालिक हैं उन्हें भी हर दिन जाके काम करना पड़ता है. बिकॉज अगर कल का किया हुआ काम पे आप भरोसे में रहेंगे तो फिर आप आगे काम नहीं कर पाएंगे, है ना. आपको क्या है, कल का काम कल हो गया, आज का काम आज करना पड़ेगा. वापस आने वाले कल का काम भी आने वाले कल ऑफिस में आके करना पड़ेगा. सो लेबर इज perishable. It means you have to work every single day to earn money, to create utility, to create finished goods. ठीक है. Now supply of labor. Laborers offer more labor at lower wages. When wages rise beyond a certain level, they prefer to enjoy leisure and supply less labor. It is observed that supply curve is backward bending at higher wages. तो ये this particular point we will discuss in the later part of the class. और मैं ये बता ही देता हूँ तुम लोग को, because ये जो part है that will be used in your senior education also. मतलब कि आगे जाके जब आप एडवांस स्टडीज़ करेंगे, इकोनॉमिक्स अगर आपका सब्जेक्ट रहता है तब, तो ये आप तब भी पढ़ेंगे. सो बैकवर्ड बेंडिंग ऑफ लेबर कर्व, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मैं एक बार बता देता हूँ. सप्लाई ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि हम लोग कोई कॉन्ट्रैक्टर से लेबर लेते हैं. मतलब एक जैसे अपने कोई भी मतलब इसको मैं अलग तरह से नहीं कहना चाहता हूँ, किसी को डिग्रेड नहीं कहना चाहता हूँ, बट हम लोग जब दुकान जाते हैं तो दुकानदार के पास हमें प्रोडक्ट मिलती है ना. अगर हमें टूथपेस्ट चाहिए तो हमें किराने की दुकान जाना पड़ेगा, ग्रॉसरी शॉप जाना पड़ेगा टू गेट दैट प्रोडक्ट, दैट टूथपेस्ट. उसी तरह से देयर आर डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हु प्रोवाइड लेबर्स इन बल्क. अब अगर आप एक कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं एंड यू नीड से 50 लेबर्स who will be working in your construction site, so you have to approach that laborer, that contractor who will be providing you those number of labors. Now अच्छा, लेबर का मतलब क्या होता है और लेबरर का मतलब क्या होता है, मैं वापस से बताता हूं. देखो, लेबर का मतलब होता है एफर्ट. ठीक है, डोंट गेट मी रॉन्ग. हाँ, लेबर का मतलब होता है एफर्ट. और लेबरर का मतलब क्या होता है, पर्सन पुटिंग एफर्ट. ठीक है, तो जो लेबर, जो इंसान लेबर देता है उसे हम लोग कहते हैं लेबरर. अभी क्या होता है ना कि इन प्रोडक्शन क्या होता है कि जब वेजेस कमती रहता है, जब मार्केट में लेबर का बहुत डिमांड रहता है, ठीक है, उस टाइम पे तो लेबर के वेजेस भी कम रहेंगे, क्योंकि सब लोग को लेबर चाहिए. आज मैं भी कंस्ट्रक्शन करवा रहा हूँ, आप भी करवा रहे हैं, और ऐसे बहुत लोग हैं जो लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, लेकिन इंसान तो लिमिटेड हैं. ठीक है,
50 लोगों का डिमांड है एक एक कंस्ट्रक्शन साइट में, जबकि मिल रहा है उन्हें खाली 40 या 30, उस तरह के नंबर्स मिल रहे हैं, क्योंकि इंडिविजुअल लेबर्स जो है वो अवेलेबल नहीं है, लोग अवेलेबल नहीं हैं। नाउ अब आप क्या करते हैं ना, आप धीरे धीरे जैसे जैसे काम बढ़ते रहता है आप लेबर का वेजेस बढ़ाते हैं, यू इंक्रीज देयर पेमेंट। तो इनिशियली मैं अगर एक यहाँ पे ग्राफ बनाऊँ, मैं जो समझाना चाहता हूँ यहाँ पे, मैं एक ग्राफ के हेल्प से समझाता हूँ तो फिर वो बेटर रहेगा कि इनिशियली जब आप एक लेबर का डिमांड करते हैं, एक लेबर के बारे में आप पता करना चाहते हैं, तो वो लेबर सपोज़ आपके पास जब काम कर रहा है, ठीक है, तो वो आपके पास बहुत लो वेज में शुरू करेगा। सपोज़ ये आपका वेज है और ये आपका लेबर है, ठीक है। तो आप जब उसका आपने सपोज़ उसको वेज दिया इस पॉइंट पे बहुत कम है, धीरे धीरे आप उसको बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अभी क्या होता है कि जब आप वेज रेट बढ़ाते हैं किसी भी एक लेबर का, तो फिर वो काम करता है, बहुत ज़्यादा काम करता है। मेरा कहने का मतलब है कि देखना, आप फैक्ट्री में ओवर टाइम का जो कॉन्सेप्ट है ये उसी तरह से आया। ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि आप जब लेबर को पेमेंट बढ़ाते हैं ना, तो उस सिचुएशन में लोगों का काम करने का जो इच्छा है वो भी बढ़ते रहता है, ठीक है। तो वो लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वर्किंग प्लेस में, ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग सामान को तैयार करने का कोशिश करते हैं, सो दैट कि दे कैन अर्न मोर मनी, ज़्यादा पैसा वो कमा सके। लेकिन ये कुछ हद तक ही होता है, जब उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है ना उनके हिसाब से, तो वो फिर सोचते हैं कि नहीं भैया अभी हमको आराम करना है, अभी हमको आराम करना है, अभी हम काम नहीं करेंगे। तो उनका लीजर टाइम ये हम उसे कहते हैं लीजर मतलब हो गया कि आपको कंफर्ट चाहिए, आपको आराम चाहिए, आपको काम नहीं करना है। सो फिर लेबर का आपने शुरू किया था इस पॉइंट से, ठीक है। नाउ एज यू हैव इंक्रीज्ड द रेट ऑफ वेजेस, एट दैट टाइम the effort of labor increased, बट एक पॉइंट में जाके रुक गया। आपने कंटिन्यूस इंक्रीज करना चाहा लेबर रेट, लेकिन एक पॉइंट में जाके रुक गया, और the laborers now wanting to sit idle, they don't want to work, they don't want to carry on the work, and they want to take some time off, उन्हें आराम चाहिए। तो फिर उस टाइम पे क्या होता है, ये जो कर्व है ये धीरे धीरे पीछे की तरफ मुड़ जाता है। देखो ये जो है लेबर जो है वेजेस बढ़ रहा है, वेजेस इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उनका एफर्ट जो है वो घट जा रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं बैकवर्ड बेंडिंग ऑफ लेबर / wages, ठीक है। अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर ऑल who are going to take economics as a serious topic, as a serious subject. It is a serious subject. अच्छा, now let us come to the next point, weak bargaining power. Labor has less bargaining power as it is a perishable thing. Obviously, आप लेबर का देखिएगा, वेज रेट जो होता है ना वो घंटे के हिसाब से होता है कि आप 1 घंटा काम करिए आपको इतने पैसे मिलेंगे, 2 घंटे काम करिए इतने पैसे मिलेंगे, आप एक सामान बनाइए एक सामान के रेट में आपको इतना पैसा मिलेगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लेबर लोगों का बार्गेनिंग पावर भी कम जाता है, क्योंकि आपको तो घंटे के हिसाब से पैसे मिलेंगे, दिन के हिसाब से पैसे मिलेंगे, हफ्ते के हिसाब से पैसे मिलेंगे, और आपको आपका काम दिखा के पैसा लेना है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपका जो बार्गेनिंग पावर है, मतलब आप अपना वेज बढ़ाना चाहते हैं लेकिन आपका जो मालिक है वो बढ़ाता नहीं है वेज। तो क्योंकि आपका पेरिशेबल नेचर है काम का, आपका आज का जो काम है ना वो काम कल एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट वर्क इज वैलिड फॉर टुडे ओनली, है ना। जैसे अपने मोबाइल में रिचार्ज करते हैं ना, दैट रिचार्ज इज ऑल्सो पेरिशेबल इन नेचर, नॉट ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है कि इट विल स्टे फॉर लॉन्ग टाइम, बट पेरिशेबल इन नेचर का मतलब हो गया व्हेन द प्रोडक्ट और व्हेन एनीथिंग दैट यू आर बाइंग फॉर मनी इज स्टेइंग विथ यू फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब अगर आप पैसा किसी को पेमेंट कर रहे हैं और उसका काम आज ही के आज तक रहेगा,
जैसे कूली, आप रेलवे स्टेशन गए, आपने कूली को सामान दिया। कूली का काम क्या है? आपका सामान लेगा, ट्रेन के डब्बे तक आपको पहुंचाएगा, वहां पे आपका सामान को चढ़ा देगा, आप उसको पैसे दे देंगे, बात खत्म। वापस जब आप स्टेशन से उतरेंगे ना, किसी ट्रेन से उतरेंगे, आपको वापस कूली को करना पड़ेगा, वापस आपको कूली को चार्ज देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो कूली आपका सामान ट्रेन के स्टेशन पे आके आपके ट्रेन के डब्बे में चढ़ा दिया था, उसका काम वहीं तक वैलिड था। तो इसीलिए आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। आपके पास बीइंग द पेयर, बीइंग द प्रिंसिपल, यू हैव द बार्गेनिंग पावर, और आप कंट्रोल में हैं क्योंकि बहुत सारे कूली हैं और आप सामान देने वाले एक हैं। तो फिर आपके हाथ में है आप कितना पैसा देना चाहते हैं। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ कूली, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ वर्कर, यू हैव लिमिटेड स्कोप ऑफ बार्गेनिंग। आप अपना पैसा नहीं बढ़ा पाते हैं, एक हद तक बढ़ा सकते हैं, उसके बाद नहीं बढ़ा सकते हैं। So weak bargaining power is one of the point. Now then, differ in efficiency of labor. Obviously, all humans who are performing their work are not similar. Every individual, every worker who are providing their work, every individual who is doing the needed work in the factory are different in their production capability. सबका अलग अलग कैपेसिटी होता है और उसी हिसाब से दे प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। हो सकता है लेबर ए एक दिन में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाया, ऑन द सिमिलर फैक्ट्री लेबर बी जो है वो 120 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाया, लेबर सी 150 और लेबर डी सपोज 200 यूनिट्स। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेबर ए को निकाल देंगे, नहीं निकाल सकते। ऑल लेबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सबका कैपेबिलिटी अलग होता है। हाँ, जो बाकी लेबर्स हैं जो ज़्यादा सामान बना रहे हैं, उन्हें आप मोटिवेट कर सकते हैं कि आप ऐसे ही काम करते रहिए, आपको हम बोनस देंगे, आपको हम इंसेंटिव देंगे कि आप ज़्यादा काम कर रहे हैं ना, तो आपको ज़्यादा पैसा हम लोग प्रोवाइड करेंगे। जो कम काम करेगा उसको कम पैसा देंगे, जो ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा पैसा देंगे। ठीक है। सो नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज कैपिटल. It is a very, very important topic, very important factor of production from the point of view of production process. Capital का मतलब क्या हो गया? कैपिटल का मतलब जो है हम लोग इतने दिन में समझते हैं, कैपिटल का मतलब होता है पैसा, है ना। अगर अकाउंट्स पढ़ें तो भैया कैपिटल का मतलब होता है पैसा, लेकिन इकोनॉमिक्स में कैपिटल का मतलब पैसा खाली नहीं है। पैसा भी है, पैसा को भी आप कैपिटल कहेंगे इकोनॉमिक्स में, लेकिन खाली पैसे को ही कैपिटल नहीं कहेंगे। देर आर अदर थिंग्स, देर आर अदर इम्पॉर्टेंट प्रोडक्शन रिसोर्सेस विच विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल। क्या क्या? इन इकोनॉमिक्स कैपिटल का मतलब आता है मशीनरी, कैपिटल का मतलब टूल्स है, रॉ मटेरियल्स है, एट्सेट्रा। मतलब कोई भी चीज़ जो आप पैसे से खरीद रहे हैं, कोई भी चीज़ जो आप प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ करेंगे रॉ मटेरियल से कन्वर्ट करने के लिए फिनिश गुड्स में, उसे हम लोग कैपिटल का नाम कहेंगे, कैपिटल का नाम देंगे। ठीक है। सो एनीथिंग दैट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सो दीज आर वाइटल इन रेजिंग प्रोडक्टिविटी इन डिफरेंट सेक्टर्स। तो कैपिटल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खाली पैसे को ही हम लोग कैपिटल नहीं कहेंगे, मशीनरी को, टूल को, रॉ मटेरियल को, इन सब को हम लोग कैपिटल का नाम देंगे। कैपिटल परफॉर्म्स द फॉलोइंग प्रोडक्शन फंक्शंस। क्या क्या? कैपिटल सप्लाईज टूल्स एंड मशीन्स। ऑब्वियसली जो भी टूल्स चाहिए, जो भी मशीन चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, सामान को कन्वर्ट करने के लिए फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स, वो कैपिटल ही है जो प्रोवाइड करता है। इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबरर। ऑब्वियसली अगर आप एक फैक्ट्री में काम करते हैं, मैं अगर एक फैक्ट्री में काम करता हूं, अगर मैं पहले मशीन के बिना काम कर रहा था, अगर मुझे कोई मशीन दे दे कि भैया आप ये मशीन लो और इस मशीन के हेल्प से सामान को बनाओ, तो फिर मेरा प्रोडक्शन कैपेबिलिटी बढ़ जाएगा। मैं सपोज 10 यूनिट बना सकता था, अभी मैं एक साथ 100 यूनिट बना सकता हूँ, बिकॉज आई हैव द रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस इट। ठीक है। सो इट इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबरर्स। Capital supplies raw material. Now capital supplies raw material मतलब capital supplies raw material. Supply of raw material can continuous basis of raw material on continuous basis is required in production. Obviously कैपिटल जो है वही तो हमें प्रोवाइड करता है पैसा, वही तो हमें प्रोवाइड करता है किस तरह से हम लोग रॉ मटेरियल को कंटिन्यूसली
प्रोडक्शन प्रोसेस में डालते रहें डालते रहें डालते रहें। हम लोग बचपन में बहुत सारे ऐसे फिल्म्स देखे हैं, मूवीज़ देखे हैं, जिसमें देखना ट्रेन्स जो है वो चलती है कैसे, कोयले वाली ट्रेन जो स्टीम इंजन से चलती है, उसमें देखना कंटिन्यूस कोयला डालते रहना पड़ता है ना। कंटिन्यूस कोयला डालते रहना पड़ता है। वो एक आग का भट्टी रहता है, उसमें कोयला डालते रहो, उसमें आग जलते रहेगा, स्टीम रेडी होगा और फिर वो ज़ोर से आवाज़ करते करते वो ट्रेन चलते रहेगा चलते रहेगा। सो रॉ मटेरियल भी वैसा ही है, जो आप एक फैक्ट्री में डालते रहेंगे और आपका प्रोडक्शन कंटिन्यूस होते रहेगा। जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट, एडिशनल टूल्स एंड मशीन्स जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट टू पीपल। ऑब्वियसली अगर आपको ज़्यादा मशीन्स आप एक फैक्ट्री में रखते हैं, इफ़ यू आर यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोड्यूसिंग योर गुड्स, इन दैट केस यू विल बी नीडिंग मोर पीपल टू ऑपरेट दैम, है ना। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए who will be helping you in running those machines and who will be helping you in converting your raw material into finished goods. So without people it is not possible. अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं मशीन के आ जाने के वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जा रहा है, डेफिनेटली बढ़ रहा है ऑब्वियसली, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आप मशीन नहीं इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप मार्केट में उतने नंबर ऑफ सामान जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते, जो डिमांड है उसे आप फुलफिल नहीं कर सकते। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो भी लेबर जो टेक्निकल नॉलेज रखता है अपने पास, वो तो डेफिनेटली एम्प्लॉयड होगा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लेकिन एडुकेशन बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट वापस से रीएस्टैब्लिश हो जाता है। जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट तो हो गया ना, प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ ना। कैपिटल हमें हेल्प ये भी करता है कि जितने भी सामान को हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाना है, वो मशीन मतलब ट्रक से ही पॉसिबल होता है। जो लॉरीज़ हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स हैं, वही से पॉसिबल हो सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेमेंट ऑफ फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पैसा ही तो है जो हर आदमी को सेटिस्फाई करता है, मोटिवेट करता है। एक पैसा ही है, दैट इज़ वाई वी ऑल आर वर्किंग। विदाउट मनी नो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन produce goods and services. So without money it is not possible. So that is why all the labors, all the machinery, everything जो भी है उन्हें पैसे चाहिए और वो पैसा कैपिटल प्रोवाइड करता है। मतलब सबसे पहला फैक्टर हमारा लैंड था। लैंड जिस ओनर का है उसे अगर हम लोग नहीं प्रोवाइड करते हैं उसका रेंट, तो वो कतई नहीं हमें प्रोवाइड करेगा उसका ज़मीन, यूज़ ही नहीं करने देगा। So it is very, very important. Now let us move to the last factor of production, that is the most important one. जो हमारे इस कहानी का हीरो है वो है एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर तो ये क्या है, ये कौन है? एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है ये एक ऐसा आदमी है जो लैंड, लेबर और कैपिटल इन तीनों रिसोर्सेस को जोड़ता है और वो रिस्क लेता है कि ये काम को आगे बढ़ाएं और सामान को बनाएं और मार्केट में अवेलेबल करवा के जितने भी लोगों को ये सामान चाहिए, सर्विसेज चाहिए, उन्हें वो सामान को बेचे। सो द पर्सन हु ऑर्गेनाइजेस द प्रोडक्शन इज कॉल्ड एन एंटरप्रेन्योर. He is considered as a separate factor because he performs specific functions different from those of those factors. Nowadays, an entrepreneur is not considered as a separate factor but as a special type of human laborer. Obviously, ये एक लेबरर ही तो है, ये एक ऐसा लेबरर है जो रिस्क लेता है, जो मोटिवेट करता है, जो प्रोसेस जनरेट करवाता है। ठीक है, सो ये एक ऐसा ह्यूमन है, ये एक स्पेशल काइंड ऑफ ह्यूमन है जो नॉर्मल वर्कर नहीं है, लेकिन एक लेबरर के कैटेगरी में ही हम इसे गिनेंगे। वेन एवर द ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट आर वन and the same entrepreneur has to perform certain specific functions. Obviously, देखो there are many kind of operations where the laborers are the owner. I mean, जो ओनर है वो खुद भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए काम करता है। ठीक है,
ऐसे ऐसे हम लोग बहुत सारे सिचुएशन में देखते हैं। जैसे एक दुकान में अगर हम जाते हैं, ग्रॉसरी शॉप में अगर हम जाते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो दुकान का मालिक है वही वहाँ पे सामान बांध के आपको दे रहा है, वही सामान को पैक कर रहा है और वही आपको सामान दे रहा है और वही पैसे भी गिन रहा है और अब वही आपको चेंज भी प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे एक लेबरर वही ओनर है और इसका मतलब वो एंटरप्रेन्योर भी है ना। सो एंटरप्रेन्योर एक स्पेशल काइंड ऑफ ह्यूमन हो गया यहाँ पे, जो अपना लेबर प्रोवाइड कर रहा है। सो यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं लेबर के, वो हम लोग देख लेते हैं। एंटरप्रेन्योर इनिशिएट द बिजनेस। Entrepreneur has to initiate the business by mobilizing the other factors. All the primary work to start the business will be undertaken by him. तो यहाँ पे क्या है कि एक बिजनेस को चलाना या एक बिजनेस को शुरू करना, जैसे एक पेड़ अगर आपको एक पौधा उगाना है तो वो बीज आप ज़मीन में गाड़ेंगे और उसे आप सींचेंगे, मतलब उसे आप पानी देंगे और उसे आप कंटिन्यूस उसमें खाद डालेंगे। तो एक एंटरप्रेन्योर भी वही कैटेगरी का आदमी है जो एक पेड़ लगा रहा है, मतलब एक बिजनेस को वो क्रिएट कर रहा है और उसे वो सींच रहा है मतलब क्या, उसे वो किस तरह से क्रिएट कर रहा है, उसे वो पानी दे रहा है, उसमें वो कैपिटल दे रहा है, उसमें वो लैंड प्रोवाइड कर रहा है टू क्रिएट सम यूटिलिटी, है ना। तो वो सामान को क्रिएट करने के लिए वो रिस्क लेता है। Decision making. Major decisions like the kind of goods to be produced, size of the unit, quantity of output, pricing, marketing, etc. have to be decided by him. Entrepreneur, मैंने कहा कि यही तो मालिक है, यही एक स्पेशल काइंड ऑफ ह्यूमन है हु इज़ प्रोवाइडिंग ऑल काइंड्स ऑफ सर्विसेज। वो रिस्क लेता है, बिजनेस को क्रिएट करता है। तो इसका मतलब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो भी डिसीजंस है, जो बिजनेस को खड़ा कर रहा है, जो बिजनेस को डिसाइड करता है कि वेदर द बिजनेस इज़ गोइंग टू बी सक्सेसफुल और द बिजनेस इज़ गोइंग टू फेल, वो डिसीजंस सारे एंटरप्रेन्योर लेता है। ये किसी के हाथ में है भी नहीं, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। देयर विल बी एंड देयर आर मैनी एडवाइजर्स, देयर आर मैनेजर्स, है ना, who will be helping the entrepreneur in taking complicated and difficult decisions, but the final say will be the entrepreneurs. ठीक है, तो entrepreneur will take all the important decisions in the organization. Now, choosing the technology, obviously, if all the important decisions are taken by the entrepreneur, definitely choosing of the technology is another important decision that again will be taken by the entrepreneur. Innovation. So innovation का मतलब क्या हो गया कि you are creating new products, you are creating new kind of services, and that is the job of an entrepreneur. आज के दिन में हम लोग देखते हैं there are so many online commercial sites जो हमें different kinds of goods and services provide करते हैं। आज से 10 साल पहले हम लोग ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, वो आज के दिन में एकदम रेडीली अवेलेबल है, ईजीली अवेलेबल है ना। तो उसे तैयार किया गया, है ना। सो इनोवेशन मतलब नए नए तरह के आइडियाज़ एंटरप्रेन्योर सोचता है, नए नए तरह के प्रोडक्ट एंटरप्रेन्योर बनाता है। पे द रिवॉर्ड्स ऑफ फैक्टर्स, ये देखो कैपिटल क्या करता है, कैपिटल का फंक्शन है कि पैसे देना, पैसे लाना, लेकिन वो पैसा किसके हाथ में जाएगा, कितना जाएगा, दैट इज डिसाइडेड बाय द एंटरप्रेन्योर। नाउ तो अभी यहाँ पे हम लोग चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देख लिए, है ना। चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम लोगों ने देख लिया। अभी हमको यहाँ पे देखना है प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। Production function expresses the relationship between the physical inputs and physical output of the firm for a given state of technology. देखो प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि ये एक इक्वेशन है, ये एक प्रोडक्शन का इक्वेशन है जो हमें समझाता है कि इनपुट और आउटपुट में क्या रिलेशन है। यहाँ पे अगर हम लोग ये प्रोडक्शन फंक्शन को देखें, QX इक्वल A मल्टीप्लाई फंक्शन ऑफ F1, F2, F3 टिल Fn,
जहाँ पे ए का मतलब है आपका एफिशिएंसी पैरामीटर विच रिफ्लेक्ट्स द चेंज इन टेक्नोलॉजी. If technology improves, the value of A will also increase. And with the same amount of inputs, it will be possible for the producer to produce more output. And these F1, F2, F3, these are the factors of production which we are using with the current state of technology. Now, types of production function. Before analyzing the types of production function, it will be useful to understand the meaning of the following terms. क्या क्या हम लोग को देखना है, चलो देखते हैं. शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन. देखो, शॉर्ट पीरियड का मतलब होता है जो ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड में वी आर अनेबल टू चेंज द क्वांटिटी ऑफ सर्टेन फैक्टर्स. मतलब there will be certain fixed factors whose quantity and the kind of supply cannot be changed. On the other hand, there will be some variable factors जिसका क्वांटिटी हम लोग जितना चाहे चेंज कर सकते हैं, जितना चाहे बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे घटा सकते हैं. Example of fixed factor will be land, building, machines, and example of variable factor will be capital, labor, raw materials, etc. लॉन्ग पीरियड का मतलब क्या हो गया? अच्छा, जो भी प्रोडक्शन फंक्शन, जो भी रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट हम लोग समझाएंगे फॉर द शॉर्ट पीरियड, उसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन. जो भी प्रोडक्शन फंक्शन हम लोग समझाएंगे फॉर द लॉन्ग पीरियड, उसे हम लोग कहेंगे लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन. लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन में देयर आर नो फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल इन नेचर. मेरा कहने का मतलब है, इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म और लॉन्ग पीरियड वी कैन देखो, जैसे लैंड हमारे लिए लिमिटेड है, लैंड हमारे लिए फिक्स्ड है इन केस ऑफ शॉर्ट पीरियड. इन द लॉन्ग पीरियड, सपोज से 10 years or 15 years of time, we can change the entire factory, we can change the entire setup, we can buy new land, we can buy new machinery, we can buy new plant. So there are so many things that we can do in the long period of time. Short period of time में we have certain limitations जो हम नहीं कर सकते हैं.